जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आप बिना सोचे समझे फैसले लेने लगते हैं। मैं 8 साल की थी जब मेरे माता पिता और मैं थैंक्स गिविंग के लिए अपने नाना नानी के घर गए थे। वो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में एक छोटे से घर में रहते थे। हालांकि मैं इतनी छोटी थी, फिर भी मैं उस जगह के इमोशंस को महसूस कर सकती थी। वहाँ बचपन और बुढ़ापे के वो सारे पल साफ झलक रहे थे। रात के खाने से पहले मेरी माँ और दादी रसोई में थी। तभी अचानक मेरी माँ रोने लगी। मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वो बचपन की बहुत सारी यादें उनके दिमाग में उमड़ रही थी और उन्होंने शायद ये भी महसूस किया होगा कि दादी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सौभाग्य से तब तक घर की बनी क्रैनबेरी सॉस को छोड़कर लगभग सारा काम हो चुका था। इसलिए मेरी नानी ने सबसे कहा कि वो आराम से बैठें और खुद स्टोर से क्रैनबेरी सॉस का एक डिब्बा लाने चली गई। मैं अपनी माँ को रोते देखकर चिंतित हो गई थी, इसलिए मेरी नानी मुझे अपने साथ ले गई। स्टोर थोड़ी दूर था, लेकिन बाहर कड़ाके की ठंड थी। बाहर एक बूढ़ा आदमी था। दीवार से टिका एक दुबला पतला बेघर आदमी हमें घूर रहा था। लगभग 5 मिनट बाद हम क्रैनबेरी सॉस का एक डिब्बा लेकर स्टोर से बाहर निकले। तभी वो बेघर आदमी हमें रोककर एक सवाल पूछने लगा। उसने कैन की ओर इशारा करते हुए कहा, लगता है आपके घर में दावत चल रही है। फिर उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि कैसे उसे ठंड लग रही है, भूख लग रही है और कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। मुझे यकीन है कि ये सब सच था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं डर गई। फिर उसने पूछा कि क्या वो हमारे साथ थैंक्स गिविंग पर खाना खा सकता है, और मुझे बहुत हैरानी हुई जब मेरी नानी ने उसे हमारे साथ आने के लिए कहा। मैं बहुत उलझन में थी। मैंने अपने नाना नानी और यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी भूखों को खाना खिलाने की पुरानी रस्मों के बारे में सुना था। मैं बस उनकी बात मान गई, लेकिन मैं डरी हुई थी। घर वापस जाते समय वो आदमी मुझे देखता रहा और मुझसे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने अपनी नजरें आगे रखी और उसे नजरअंदाज किया। तुम तो शांत स्वभाव की हो, उसने कहा। मुझे अच्छी तरह याद है, उसने मुझसे कहा था कि शांत रहना अच्छा होता है, खासकर जब हमारे साथ कोई अनजान व्यक्ति हो। मेरे माता पिता तो सदमे से बाहर हो गए थे और मेरी नानी ने हमारे सदमे को और बढ़ाने के लिए बताया कि वो जरूरतमंद लोगों को वो अपने घर में रात पर खाने के लिए बुलाती रहती हैं। मेरे माता पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन मेरे नाना नानी अपनी बात पर अड़े रहे और हमने खाना शुरू कर दिया। उस थैंक्स गिविंग दावत के बाद से मैंने कई ऐसे डिनर देखे हैं जहां लोगों के अपने पार्टनर को धोखा देने का खुलासा हुआ है। मेरे एक रिश्तेदार के छोटे बच्चे ने वहां शौच कर दिया था और थोड़ा सा गिरा भी दिया था। मुझे अपने छोटे चचेरे भाइयों को उनके द्वारा बनाए जा रहे संगीत नाटक का एक दृश्य करते हुए भी देखना पड़ा है, लेकिन कुछ भी उस डिनर जितना अजीब और असहनीय नहीं था। मैं बस एक घिनौने अजनबी के सामने बैठी थी जो मुझे घूरता ही जा रहा था। जब खाना खत्म हुआ तो मैं चाहती थी कि वो जल्दी से चला जाए, लेकिन मैं एक बार फिर हैरान रह गई। मेरे नाना नानी का फैसला लेने का तरीका। उन्होंने उसे सोफे पर सोने की पेशकश की क्योंकि बर्फबारी हो रही थी। मेरे माता पिता बहुत परेशान थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने मान लिया, ये सोचकर कि अगर मैं उनके साथ सो जाऊं तो ठीक रहेगा। दुर्भाग्य से मुझे उस छोटे से बिस्तर पर उन दोनों के बीच में सोना पड़ा। रात के कुछ घंटों बाद मुझे वॉशरूम जाने के लिए उठना पड़ा। मैं दबे पांव बेडरूम से बाहर निकली और घर के इकलौते बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। काश वहां ताला होता, लेकिन दरवाजे इतने पुराने थे कि उन्हें केवल चाबी से ही बंद किया जा सकता था, इसलिए इसमें सिर्फ एक खाली छेद था। मैं टॉयलेट में बैठ गई और अपना काम किया। सब कुछ साफ करने और समेटने में 5 से 10 मिनट लग गए। घर में लगातार आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। क्योंकि मैं घर से परिचित नहीं थी, इसलिए मुझे ये समझने का कोई तरीका नहीं था कि कौन सी आवाज इमारत की है और कौन सी आवाज किसी व्यक्ति की। जब मैं टॉयलेट से उठी तब तक मेरे पैर सुन्न हो रहे थे। मैं खड़ी हुई और अपनी पैंट ऊपर खींचने लगी। तभी मैंने कुछ बहुत डरावना देखा। मैं दरवाजे की कीहोल के ठीक बराबर ऊंचाई पर थी और दूसरी तरफ एक और आंख मुझे घूर रही थी। मैं उस आंख को जानती थी, वो दिन भर मुझे घूर रही थी। जैसे ही वो आदमी खड़ा हुआ, वो आंख हट गई, इसलिए मैं चीख पड़ी और खुद को दरवाजे पर पटक दिया। मैं जितना जोर से हो सकता था रो रही थी। मेरे माता पिता दौड़ते हुए आए। मैंने उन्हें वो सब बताया जो मैंने देखा।
उस आदमी को दोषी ठहराते हुए जिसे मेरी नानी ने अंदर आने दिया था। मेरे नाना नानी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, जिससे मेरी माँ गुस्से में रोने और चीखने लगी। उस समय मुझे लगा कि वो सिर्फ इसलिए नाराज थी क्योंकि मेरी नानी ने मुझे खतरे में डाल दिया था। लेकिन अब मुझे पता है कि उस भयावह दृश्य के दौरान उनकी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। वो आदमी चुपचाप निकल गया और गायब हो गया। कुछ दिन रुकने की योजना के बजाय हम उसी रात वहां से निकल गए और मुझे याद नहीं है कि मैं कभी अपने नाना नानी से मिलने वापस गई। कुछ साल पहले मैंने वो करने का फैसला किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ब्लैक फ्राइडे की लाइन में लगने के लिए सुबह 4 बजे उठ गया। मैंने अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बताया था। मैं इसे उनके लिए सरप्राइज रखना चाहता था। मैं सोच रहा था कि जब मेरे बच्चे थैंक्स गिविंग की रात को सजाए गए क्रिसमस ट्री को देखेंगे तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठेंगे। मैं चुपके से निकला और टारगेट स्टोर की ओर चल पड़ा, क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चों ने पहले ही अपनी पसंद की चीजों की लिस्ट बना ली थी। मैंने सब कुछ खरीद लिया और गिफ्ट्स को प्रोफेशनली पैक करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। मैं 7 बजे से ठीक पहले स्टोर से बाहर निकला। दुर्भाग्य से यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो गया। जब मैं गिफ्ट्स को कार की डिग्गी में डाल रहा था तभी एक आदमी आया और मदद करने की पेशकश की। वो ज्यादातर ईमानदार लग रहा था, लेकिन मैं एक पल के लिए भी उसके झांसे में नहीं आया। उसने मना करने पर भी हार नहीं मानी। उसने गिफ्ट्स के ढेर पर हाथ रखते हुए मुझसे कहा, मैं मदद कर दूंगा। मैंने उसे पीछे हटने को कहा, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे गिफ्ट्स में से एक चुरा कर भागने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी डिफेंसिव हो गया और फिर मेरी आंखों के सामने ही उसने कार्ट से सामान निकालकर मेरी कार की डिग्गी में रखना शुरू कर दिया। बिना सोचे समझे मैंने उसे धक्का देकर उसके पीछे खड़ी कार में धकेल दिया। वो तुरंत वापस आया और मुझे और भी जोर से धक्का दे दिया, जिससे मैं लड़खड़ाकर पास से गुजर रहे एक आदमी से जा टकराया। वो लड़खड़ाया और किसी तरह खुद को संभाला और फिर हमें बड़ों की तरह व्यवहार करने को कहा और स्टोर के अंदर चला गया। जब मैंने पहले आदमी की तरफ देखा तो उसके हाथों में एक गिफ्ट था और वो भागने के लिए मुड़ रहा था। मैं कुछ ही कदमों में उसके पास पहुंच गया और उसे शर्ट से खींचकर वापस लाया। मैंने अपनी पूरी ताकत उस पर लगा दी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। उसने डिब्बा गिरा दिया। मैं उसे उठाने गया और फिर उस आदमी की तरफ देखा। वो एक कार के सहारे बैठा था। वो मुझे घूर रहा था। मैं हंस पड़ा और उससे कहा कि वो खुशकिस्मत है कि तोहफा नहीं टूटा। फिर मैं अपनी कार में वापस गया। वो बेवकूफ़ खड़ा भी नहीं हो पाया। उसकी नज़रें मुझसे हट ही नहीं रही थी, जिससे मैं घबरा गया। मुझे उसके अंदर भयंकर गुस्सा महसूस हो रहा था, जैसे वो मेरी पीठ पीछे मुझे चाकू मारने से खुद को रोक रहा हो। मैं अपनी कार में बैठा और चला गया, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। मैं अपने बच्चों को ये कहानी सुनाने के लिए उत्सुक था कि कैसे पापा ने क्रिसमस गिफ्ट्स बचाए, लेकिन फिर आधा मील आगे जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने बैठते समय अपना वॉलेट अपनी पिछली जेब से निकालकर कप होल्डर में नहीं रखा था, क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं। वो गायब हो गया था। अचानक मुझे समझ आया कि वो सारा झगड़ा मेरा ध्यान भटकाने की चाल थी, ताकि वो आदमी जिससे मुझे धक्का लगा था मेरी जेब काट सके। मैं गुस्से में खूब गालियां बकने लगा। मेरे वॉलेट में $80 नगद, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और अपने सारे कार्ड रद्द करवा दिए। मैंने स्टोर में अपने सारे पैसे निकाल लिए, लेकिन अपनी आईडी के बारे में मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे उस आदमी का चेहरा याद आया। मुझे लगा कि मेरे पते की जानकारी मिलते ही वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। मैं घर गया और हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को एक तरफ ले जाकर सब कुछ बताया। उसने कहा कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे क्या फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने उस रात पुलिस को फ़ोन नहीं किया। मैं देर से सोया और अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठा होता तो शायद मैं सो ही नहीं पाता। कुछ देर बाद मैं सरसराहट की आवाज़ से जाग गया। थोड़ी देर सुनने के बाद मेरा दिल बैठ गया। वो आवाज़ किसी चीज़ के खुलने की थी। मैं उठा और चुपचाप हॉल में जाने लगा। मैं बस ये उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरे बच्चों में से कोई उत्सुक हो। जब मैं कोने से मुड़ा तो मैंने एक आदमी को ट्री के नीचे दुबका हुआ देखा, जो खुले हुए उपहारों और कागज़ के टुकड़ों से घिरा हुआ था। ये वही आदमी था जिसने मेरा वॉलेट चुराया था। तभी अचानक मेरे चेहरे पर एक घूंसा पड़ा, लगभग गिरते गिरते बचा।
लेकिन उसने मुझे पकड़ा। मुझे बांह से पकड़कर आगे खड़े आदमी ने खींच लिया। वो अभी भी गुस्से में था, लेकिन अब उसकी एक आंख के आसपास एक बड़ा सा निशान था। उसने मुझसे कुछ ही शब्द कहे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि हमने तुम्हारे बच्चों के कमरे में जाकर तोहफे नहीं खोले। फिर उसने मेरे चेहरे पर एक और जोरदार मुक्का मारा और मुझे जमीन पर गिरा दिया। जब तक मैं संभल पाता, दोनों आदमी जा चुके थे। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पूरे घर में भागा कि वो अभी भी वहां तो नहीं है, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। सब लोग सो रहे थे। यहाँ तक कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उन्होंने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें गैराज में टूटी हुई खिड़की के अलावा कुछ नहीं मिला। पुलिस के जाने के बाद आखिरकार मैंने रात के लिए सारे तोहफे अपनी कार में रख लिए। अगले दिन मैं मॉल गया और उन्हें दोबारा पैक करवाया, और तभी मैंने देखा कि एक तोहफा गायब था। वही तोहफा जिसे वो आदमी चुराने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि अगर मैंने उसे पहले ही जाने दिया होता तो मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डालता। आखिरकार वो सिर्फ छोटे मोटे चोर ही तो थे, लेकिन मैंने उन्हें नाराज कर दिया और हालात बिगाड़ दिए। मैं पूरे साल अंकल रॉबर्ट के बगीचे में थैंक्सगिविंग का इंतजार कर रही थी। नवंबर में वो जगह बहुत सुंदर थी। सेब की लंबी लाइनें पहाड़ियों पर फैली थी और हवा में मिट्टी और ताजे फलों की खुशबू थी। मेरी कजन एमिली और मुझे पाई के लिए सेब चुनने थे, जबकि बड़े लोग दावत की तैयारी कर रहे थे। हम सुबह करीब 6 बजे निकले, जब सूरज मुश्किल से निकला था। सुबह की हल्की रोशनी में बगीचा अलग दिख रहा था। पेड़ों के बीच अंधेरा था और परछाइयां आम दिनों से ज्यादा लंबी और गहरी लग रही थी। एमिली 2 टोकरियां लाई और हम घूमते हुए सेबों को कंपेयर कर रहे थे और बहस कर रहे थे कि कौन से सेब पाई के लिए सबसे अच्छे हैं। मैं उस पल का मजा ले रही थी जब अचानक मुझे 30 फुट दूर एक औरत खड़ी दिखी। वो पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि वो उन मजदूरों में से एक है जिन्हें अंकल रॉबर्ट कभी कभी काम पर रखते थे, लेकिन उसके बारे में कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसका हाव भाव बहुत अकड़ा हुआ था, जैसे वो नेचुरल दिखने की कोशिश कर रही हो, और उसकी नजरें बहुत चुभने वाली थी। जैसे ही मेरी आंखें हल्की रोशनी में एडजस्ट हुई, मैंने ऐसी डिटेल्स देखी जिनसे मेरा जी घबरा गया। उसके बाल जगह जगह से उखड़े थे, जिससे खोपड़ी कुछ जगहों पर दिख रही थी। उसके चेहरे की स्किन अजीब तरह लटकी हुई थी, जैसे उसे किसी गलत आकार की चीज पर खींचा गया हो। वो हम पर मुस्कुराई, और ये मेरी जिंदगी की सबसे खराब मुस्कान थी। उसका मुंह हिला, पर चेहरे पर कुछ नहीं हुआ। वो सपाट मुस्कान थी। एमिली ने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाकर कहा, चलो घर वापस चलते हैं। इससे पहले कि हम हिल पाती, वो औरत खिलखिलाकर हंसी और कूदती हुई हमारे करीब आ गई। हे गर्ल्स, क्या तुम मेरे साथ लुका छुपी खेलना चाहोगी? कसम से उसकी आवाज से मुझे डर लग गया। घबराहट मुझ पर ठंडे पानी की तरह हावी हो गई। एमिली और मैं बिना जवाब दिए दौड़ने लगी। हमारे पीछे मुझे कदमों की आहट और खिलखिलाने की आवाज सुनाई थी। वो दौड़ नहीं रही थी, बल्कि कूद रही थी, और वो आवाज गीली घास से टकराकर गूंज रही थी। हम पेड़ों की कतारों के बीच से भागी, अपनी टोकरियों और सेबों को भूल गई। टहनियां हमारे हाथों से टकरा रही थी और ओस हमारे जूतों और जीन्स को भिगो रही थी, जिससे हर कदम भारी हो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखने का जोखिम उठाया। वो जितनी करीब होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा करीब थी। पेड़ों के बीच इस तरह चल रही थी जो समझ नहीं आ रहा था। हम 7वीं कतार में दौड़ रही थी, पर वो 8वीं के आखिर में दिखी। फिर अचानक फिर से हमारे पीछे। एमिली रो रही थी और सांस के लिए हाफ रही थी। हमने चकमा देने के लिए तिरछी कतारें पार की, पर हर बार पीछे देखने पर वो अपने भयानक चेहरे और खाली मुस्कान के साथ वहीं थी। आखिरकार फार्म हाउस दिखाई दिया। हम बाग से बाहर निकले और आंगन में दौड़ पड़े। हमारे जूते भीग चुके थे
जिससे बरामदे की सीढ़ियां फिसलकर भारी हो गई थी। हम ऊपर चढ़े और मैंने हैंडल टटोला, पर वो जाम था। मैंने फिर कोशिश की, इस बार और जोर से। मैंने कंधे के ऊपर से देखा तो वो ठीक पीछे थी, बस कुछ ही फीट दूर। कसम से मैं गर्दन पर उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकती थी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मेरे बालों को छुआ, मैंने दरवाजा जोर से खींचा और हम अंदर घुस गए। मैंने दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। एमिली दीवार के सहारे गिरकर हिचकियां लेने लगी। मेरी चाची किचन से बाहर आई और पूछने लगी कि क्या हुआ और हम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले, इसलिए मैंने कांपती उंगली से खिड़की की ओर इशारा किया। वो औरत वहीं किचन की खिड़की पर खड़ी थी। उसका चेहरा कांच से सटा हुआ था। अब उसकी त्वचा और भी खराब लग रही थी। वो पीली और मोम जैसी थी, जिस पर धब्बे झिल रहे थे। जब वो मुस्कुराई तो उसकी सांसों से किचन पर धुंध जम गई। फिर उसने एक हाथ उठाया और मुझे देखकर हिलाया। उसकी उंगलियां अजीब एंगल्स पर मुड़ी थी। मैं चिल्लाई। मेरी चाची खिड़की की ओर भागी, लेकिन जब तक उन्होंने देखा, वो औरत जा चुकी थी। अंकल रॉबर्ट ऊपर से दौड़ते हुए आए और मेरे मॉम डैड डाइनिंग रूम में से। हम पर उन सवालों की बौछार हो गई जिनका हम जवाब नहीं दे सकती थी। हमने समझाने की कोशिश की कि हमने क्या देखा था और उन्होंने पेशेंटली सुना, लेकिन मैं समझ गई कि किसी को विश्वास नहीं हुआ। अंकल रॉबर्ट ने कहा कि उन्होंने इस साल किसी को काम पर नहीं रखा था और बगीचा बंद था। डैड ने सुझाव दिया कि शायद हमने सुबह की रोशनी में कोई बिजूका देखा और डर गई। हम बाल बाल बची थी। अंकल रॉबर्ट मेरे डैड के साथ बगीचे में जांच करने गए। वो 20 मिनट बाद वापस आए और कहा कि उन्हें हमारी टोकरियां मिल गई, लेकिन कोई और नहीं दिखा। हमने बाकी थैंक्सगिविंग अंदर ही बिताया। मैं खिड़कियों को देखती रही कि कहीं उसका चेहरा फिर से ना दिख जाए। हम अगली सुबह चले गए। मेरे मॉम डैड ने कहा कि मैं घबराई हुई थी और शायद गांव की हवा मुझे रास नहीं आ रही थी। घर जाते समय मैं पीछे की खिड़की से उस बगीचे को देखती रही जो हमारे पीछे ओझल हो रहा था, और वहां पेड़ों के किनारे मैंने उसे आखिरी बार देखा। वो एक बुत की तरह स्थिर खड़ी थी। उसने मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराया और हाथ हिलाया जैसे हम दोस्त हों। ये 6 साल पहले की बात है। अब मैं 20 साल की हूं और शहर में रहती हूं। तब से मैं अंकल रॉबर्ट के बगीचे में वापस नहीं गई हूं। एमिली इस बारे में बात नहीं करती। जब भी मैं कोशिश करती हूं, वो टॉपिक चेंज कर देती है या कमरे से बाहर चली जाती है। लेकिन कभी कभी देर रात मैं सेब की पेड़ों और सुबह की उन सड़कों पर चलने का सपना देखती हूं, और सपने में मुझे हमेशा अपने पीछे वो कर्कश आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या मैं खेलना चाहती हूं। मैं हमेशा मुड़ने से पहले जाग जाती हूं, क्योंकि मेरे अंदर का कोई हिस्सा जानता है कि अगर मैंने उसका चेहरा फिर से देखा तो मैं बिल्कुल नहीं जाग पाऊंगी। वो अभी भी वहीं होगी, शीशे से चिपकी, मुस्कुराती और हाथ हिलाती हुई, और मेरे वापस आने और खेलने का इंतजार कर रही होगी।